हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस सीए इंटरमीडिएट ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस के रिवीजन वीडियो में, जिसमें बैंक ऑडिट चैप्टर रिवाइज करेंगे। एग्जाम में इसके 0 to 2 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद अ कवरेज ऑफ समवेयर अराउंड 3 to 7 मार्क्स इन द डिस्क्रिप्टिव पार्ट। एमसीक्यू में जो भी आया वो अलग। रिवाइज करने के लिए ड्रोन चार्ट्स, ब्यूटी विद ब्रेन्स बोलने के लिए चार्ट, बट कॉम्प्रिहेंसिवली कंटेंट कवर करते हैं। एंड अगर आपके पास ये चार्ट्स नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कहाँ से आपको मिलेंगे ये चार्ट्स। अगर आप अभी तक भी ऑडिट या इस पर्टिकुलर चैप्टर से कंफर्टेबल नहीं है, सिर्फ इनकी मदद से भी आप होपफुली एग्जाम में सारे क्वेश्चंस कवर कर पाएंगे। आजकल बैंक का काफी नामा जो सच देखने को सुनने को मिलता है, फॉर द सिंपल रीजन ऑफ ऑल द फ्रॉड्स व्हिच आर हैपनिंग थ्रू वेरियस बैंक्स। बैंकें इंटरनेशनली डूब रही हैं। इस सब कॉन्टेक्स्ट में शायद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कितनी तरह की बैंक्स होती है। कमर्शियल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इवन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब जो आमतौर पे आम जनता के साथ डीलिंग करती है। रीजनल रूरल बैंक्स, ये सिर्फ रूरल एरियाज में ही नहीं, हर एरिया में भी मौजूद हो सकती है, पर इनका मेन उद्देश्य एग्रीकल्चरल रिलेटेड लोन्स देना है। हालांकि ये दूसरे लोन्स भी देती है, मोस्टली फोकस्ड एंड क्रिएटेड फॉर रूरल एरियाज। दे आर स्पॉन्सर्ड बाय अ बैंक, जैसे कि नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक विल बी स्पॉन्सर्ड बाय सम अदर नेशनलाइज्ड बैंक, और ये रूरल एरियाज में प्राइमरली ऑपरेट करेगी। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इक्विटी पार्टिसिपेशन देती है। कोऑपरेटिव बैंक जो बेसिकली सिर्फ अपने मेंबर्स को लोन देती है, अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट बनाया जाता है। पेमेंट बैंक जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक, जो सिर्फ और सिर्फ आप जैसे देखते हैं पेटीएम वगैरह इस तरह के पेमेंट्स फैसिलिटेट करने के लिए बनाई जाती है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये एक लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजंस ऑफ आरबीआई के साथ छोटे स्केल पर काम करती है। एंड डेवलपमेंट बैंक जैसे नबार्ड, जो प्राइमरली एक पर्टिकुलर एरिया को डेवलप या एक पर्टिकुलर सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए बनाई जाती है। बेसिकली इनके काम क्या होते हैं? लोगों के पैसे लेना और लोगों को पैसे देना। जो हम पैसे देते हैं वो हमारी एसेट है, एडवांसेस कहलाता है। जो हम लोगों से पैसे लेते हैं उसे डिपॉजिट्स कहते हैं। कौन रेगुलेट करता है? बैंकों का बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, यानी दिस इज द बैंकर्स बैंक। इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस पहले पढ़ते हैं, फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं। बड़ी आसानी से याद रखना, 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं इसके। एक तो ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का बैंकर है, और दूसरा ये कमर्शियल और बाकी सारी बैंक्स का भी बैंकर है। तो किसी भी बैंक को पैसे की जरूरत है तो वो आरबीआई के पास जाएगा, एक्स्ट्रा पैसे जमा करना है तो आरबीआई के पास जमा करेगा, बीबी। एंड देन सीसी, करेंसी कोई भी आप रेगुलेट इशू करना चाहेंगे और इशू करी हुई करेंसी को आप रेगुलेट करना चाहेंगे, ये सब भी आरबीआई करता है। नोटबंदी में भी आरबीआई का हाथ था। इसलिए आरबीआई का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा? तो सीधी सी बात है कि भाई अगर आप बैंकों के बैंक हैं तो इसका मतलब आपको इन कमर्शियल और अदर बैंक्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करना है। साथ ही साथ में आपको बैंक्स और दूसरे जितने भी आपके एजेंट्स हैं उन सबको डेवलप करना है। इसके अलावा आप सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसीज किसी भी पर्टिकुलर देश की सेंट्रल बैंक बेसिकली सेट करती है। यूएस में फेडरल बैंक है, इंडिया के केस में इट विल बी द रिजर्व बैंक। भारत में कोई भी बैंक तब तक अपना काम शुरू नहीं कर सकती जब तक उसको आरबीआई से लाइसेंस ना मिल जाए। इसका मतलब पहले बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में लाइसेंस लेना होता है। तो कौन कौन सी एक्ट है जो बैंक्स के ऊपर लगती है? सबसे पहले बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जिसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन होता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एक सेपरेट एक्ट में बनाया गया 1955। कुछ जनरल एक्ट है जो कई सारी एंटिटीज पे लगती है और बैंक पे भी लगती है, जैसे कि कंपनीज एक्ट इज वन ऑफ देम। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इज अनदर वन ऑफ देम। सिमिलरली पीएमएलए विच इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो अडानी जी के ऊपर लगाया गया आरोप है कि भैया इन्होंने काला पैसा सफेद बाहर बेच के इधर मंगा के इस तरह का किया है, वो। कुछ बैंक स्पेसिफिक्स हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये एक्ट बैंक स्पेसिफिक है। उसकी सब्सिडरीज जो धीरे धीरे सब एसबीआई में मर्ज हो रही हैं उसका एक्ट है। जितनी भी बैंक्स को इंदिरा गांधी के समय नेशनलाइज किया गया था, छोटी छोटी को मर्ज करके लेवल की बैंक्स बनाई गई थी, दैट वाज डन बेसिकली अंडर द बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट 1970 और 1980। फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा आपने। ये 2 नेशनलाइजेशन एक्ट थे जिनके अंतर्गत बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। ध्यान रखना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज नॉट अ नेशनलाइज बैंक, वो नेशनल लेवल पे ही क्रिएट हुई थी। नेशनलाइज बैंक वो बैंक्स है जिनको नेशनलाइज यानी कि छोटे छोटे प्रांतों से इकट्ठा करके इनको बड़े स्केल पर क्रिएट किया गया था, मर्ज किया गया था। देन आरआरबीज के लिए देयर इज अ स्पेसिफिक एक्ट, ये बैंक स्पेसिफिक एक्ट्स है।
इसके अलावा सरफासी एक एक्ट होता है आपका, जिसके अंतर्गत बैंक ने किसी को पैसे दिए और वो नहीं लौटा रहा है, तो इस एक्ट के अंतर्गत उसकी वसूली बड़ी आसानी से बैंक कर सकता है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट, जिसके अंतर्गत हमें सिबिल तरह की जानकारी प्राप्त होती है, और पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, जो क्लियरिंग होता है आपका बैंक्स का चेक्स का, वो सब इसके अंतर्गत किया जाता है। नाउ आफ्टर द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ peculiarities which are involved in a banking company audit? बहुत सारी ब्रांचेस होती है, खूब आईटी का यूज होता है, डेली ढेर सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस होते हैं। ये सब क्या हैं? ये फीचर्स हैं। तो कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन हो गए, स्प्रेड ऑफ ज्योग्राफिकल नेटवर्क हो गया, लार्ज रेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। आज की तारीख में बैंक्स में लोन भी लिए जाते दिए जाते हैं। इसके अलावा ये आपका इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट भी कर सकती है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी दिलवा सकती है। टेक्नोलॉजी का भारी प्रयोग होता है, क्योंकि अब सारी बैंक क्या है, वे आर ऑल कनेक्टेड टू द सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम सीबीएस। एंड देन ऑब्वियसली बात है, आरबीआई का काफी बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, इसके ऊपर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग रखी जाती है। तो क्या तरह की रिपोर्ट्स होती है जो इशू की जाती है? आज की तारीख में सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, यानी बैंकों में क्या होता है, ब्रांच लेवल पे जो ऑडिटर होते हैं उसे एसबीए कहते हैं, स्टैट्यूटरी ब्रांच ऑडिटर। और ये सारे ब्रांच ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देते हैं जो मेन ऑडिटर है, जिसे कहते हैं एससीए स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर, जो फाइनली अपनी ऑडिट रिपोर्ट इशू करता है। तो दे हैव टू इशू फॉलोइंग रिपोर्ट इन एडिशन टू द मेन रिपोर्ट। तो ऑडिट रिपोर्ट के अलावा कई तरह की रिपोर्ट जाती है। कुछ रिपोर्ट दूसरी कंपनी में भी जाती है, जैसे कि आपकी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की रिपोर्ट, जो सेक्शन 143 सब सेक्शन 3I में हर कंपनी या एक्सेप्ट अ फ्यू प्राइवेट कंपनी, स्मॉल 1% कंपनी, सबको देना होती है, तो बैंक्स को देना है। सेकेंड, इसके अलावा एक लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट होती है। बैंक्स में कारो नहीं लगता, उसकी जगह इनका एक अलग से लंबा चौड़ा चेकलिस्ट है, जिसमें बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, जिसके सामने ऑडिटर जवाब देता है। एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कंप्लाई किया कि नहीं, उसकी रिक्वायरमेंट से रिपोर्ट होती है। ट्रेजरी ऑपरेशंस अगर किसी बैंक पे मैनेज किए जा रहे हैं तो उसकी एक अलग से आपको रिपोर्ट इशू करना पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जाती है इनकम रिकॉग्निशन एसेट क्लासिफिकेशन, IRAC नॉर्म्स कहते हैं इन्हें, पॉपुलरली प्रूडेंशियल नॉर्म्स का भी पार्ट कहा जाता है। एनपीए जो अपन बैंक्स में पढ़ेंगे, ये पूरा इसके अंतर्गत दिया गया है। प्लस अगर कोई सीरियस इरेगुलरिटी नोटिस हुई है तो उसकी अलग रिपोर्ट बनती है जो आरबीआई को जाती है। ध्यान रखना, ये रिपोर्ट अदरवाइज बैंक सिर्फ किसे देता है, ऑडिटर किसे देता है, बैंक को, आरबीआई को नहीं देता। सिर्फ एक्सेप्शन रिपोर्टिंग होती है आरबीआई को, यानी कोई इरेगुलरिटी नॉन कंप्लायंस मिला तो आरबीआई को रिपोर्ट होगा। देन वी आल्सो रिपोर्ट ऑन द स्टेटस ऑफ कंप्लायंस बाय द बैंक ऑफ वेरियस प्रोविजंस ऑफ आरबीआई, और अगर क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो एडवर्स है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, illustrate 3-5 examples of the types of reports in addition to the main report issued by the auditor, so you should know this like them। चलिए, अकाउंटिंग सिस्टम बैंक में पूरा कंप्यूटराइज्ड होता है। तो वो ज़माने निकल चुके हैं जहाँ कस्टमर फिजिकली बैंकों में जाते थे और सारी चीज़ें वहीं होती थी। आजकल सब ऑनलाइन होता है। इसलिए आप बोल सकते हो कि बैंक्स 3 तरह की हो सकती हैं। एक जो नॉन कंप्यूटराइज्ड है, ऐसी नॉर्मली आपको आज की तारीख में सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक्स मिलेंगी। देन जो फुली कंप्यूटराइज्ड है, यूजुअली मोस्ट ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, और एक पार्टली कंप्यूटराइज्ड। कोई भी कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम एनवायरनमेंट के अंतर्गत इंपॉर्टेंट है कि ऑडिटर सबसे पहले फेमिलियर हो और सेटिस्फाई कर ले सारे नॉर्म्स और पैरामीटर्स एज पर दी आरबीआई गाइडलाइंस। तो पहले तो आप किसी का ऑडिट करोगे तो पहले आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। लड़की से मिलने जाओ, इससे पहले बैकग्राउंड चेक करो। सिमिलरली बैंक का ऑडिट करने जाओ, उसके कंप्यूटर सिस्टम देखने जाओ, उससे पहले आरबीआई की गाइडलाइंस से वाकिफ हो जाओ। इस अजम्पशन से मत जाना कि बैंकिंग सिस्टम तो बढ़िया ही होंगे, इतनी पुरानी बैंक, स्टेट बैंक, उसको ऑडिट कर रहा हूँ, सब बढ़िया होगा। नहीं, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का प्रयोग करना। एक ऑडिटर हर चीज़ को क्वेश्चन करता है, डाउट करता है, प्रूडेंटली काम करता है, वो आपको करना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग सिस्टम्स का कभी क्वेश्चन आए तो ये लिखेंगे अप्रोच क्या होती है। कोई भी ऑडिट में शुरुआत होगी प्लान से। तो पहले ऑडिट प्लान बनाएंगे। प्लान बनाने में क्या करना है, मेनली प्लान में हमें एक तो बेसिक ऑपरेशंस की अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद फोकस करना है। अच्छा सही बताऊं ना, तो सबसे सही बात यह है कि प्लान बनाने के लिए सबसे पहले तो अपन देखते हैं पिछले साल क्या किया था, प्लानिंग वहीं से शुरू होती है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट के बेसिस पे क्या कंप्लायंसेस हैं, क्या रिस्क हमें इंटरनल कंट्रोल में दिख रहे हैं, और क्या एडवर्स फीचर्स। प्लान का मेन उद्देश्य क्या होता है भाई, अपने पहले नॉलेज यूज़ करते हैं, प्रायर एक्सपीरियंस लेते हैं, नहीं होता है नॉलेज तो नॉलेज लेते हैं, और फिर उसके बेसिस पे अपन डिसाइड करते हैं क्या कि यार अपने को किन एरियाज पे ज़्यादा फोकस करना होगा। तो दैट इज़ बेसिकली व्हाट इज़ अ पार्ट ऑफ द ड्राइंग द ऑडिट प्लान। एंड देन कमिंग ऑन टू
कंट्रोल एनवायरनमेंट एट द बैंक। देखो कोई भी लार्ज एंटिटी है, आप सोचो 2 मिनट के लिए कि आप एक ऑडिट कर रहे हो। किसका ऑडिट कर रहे हो दोस्त? ओ माय गॉड, आप ऑडिट कर रहे हो एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसकी 8-10-15 हज़ार ब्रांचेस हैं। ओ माय गॉड, लैक्स ऑफ करोड़ के उसने पैसे दे ले रखे हैं। ऐसी एंटिटी का ऑडिट, ओ माय गॉड, कैसे होगा? इतनी बड़ी ऑडिट में आप एक एक वाउचर निकाल के तो चेक नहीं कर सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रिलाई करना पड़ेगा उसके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, कंप्यूटर्स पे। तो इसी के लिए कहा गया है कि सबसे पहले आप क्या करें, वहां का कंट्रोल एनवायरनमेंट समझो। कंट्रोल एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? तो कोई भी बैंक, आप 2 मिनट के लिए ऑडिटर की शूज से उठ के आप बन जाओ अब क्या, लेट्स से मैनेजमेंट। आप एक बैंक शुरू कर रहे हो, आपके पास खूब पैसा इकट्ठा हो गया आर्टिकलशिप कर करके, तो आपने बोला चलो बैंक शुरू कर देता हूं। आपने बैंक शुरू करी और आप बहुत करोड़ों रुपए लोगों को देने वाले हो, तो सिस्टम बनाना चाह रहे हो। तो वो जो सिस्टम की डिजाइन करोगे ना, उसका मैं एक आपको बहुत सही तरीका देता हूं जिससे आपका मस्त सिस्टम डिजाइन हो जाएगा। सिस्टम की डिजाइन करते समय अपने मन में कुछ कॉमन क्वेश्चंस रखना और इन क्वेश्चन से रिलेटेड पॉलिसीज और प्रोसीजर्स, जिसे बोलते हैं कंट्रोल एक्टिविटीज, बना देना। जैसे अपने मन में सबसे पहले क्वेश्चन रखना, कंट्रोल कौन परफॉर्म करेगा? वही करे जिसके पास उसका ज्ञान हो। कैसे इंश्योर करेंगे कि कंट्रोल एक्चुअल में परफॉर्म हुआ है? एविडेंस। कब कब कंट्रोल परफॉर्म करना पड़ेगा? अरे सर, ये तो आप देखते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, हम याद कैसे रखेंगे? आप ये सोचो कि आप बैंक हैं और आप किसी को लोन देना चाहते हो। तो लोन देने से पहले आप क्या चेक करोगे? मैं नहीं चेक करूंगा, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं मेरे नीचे स्टाफ है उनसे चेक कराऊंगा। तो मैं क्या चीजें हैं जो अपने स्टाफ को बोलूं? तो मैं स्टाफ को एक एक करके नहीं समझाऊंगा, पॉलिसी बना रहा हूं। तो पॉलिसी बनाते समय इन सवालों का जवाब ढूंढ लेना, पॉलिसी तैयार। सबसे पहले आप ये समझना कि लोन सैंक्शन कौन करेगा। तो पहली बात, लोन कौन सैंक्शन करना चाहिए? जिस बंदे के पास उसका ज्ञान हो, कॉम्पिटेंस हो, कैपेबिलिटी हो। फिर कैसे इंश्योर करेंगे कि उसी ने किया है? तो हम बोल देंगे भैया उसकी सिग्नेचर लगेगी। फिर हम ये जानना चाहेंगे कि वो लोन सैंक्शन कर रहा है तो वो चेक कब करेगा? जब लोन देना है तभी चेक करेगा या लोन देने के बाद करेगा? ऑब्वियस सी बात है, देने से पहले। क्या लोन देने से पहले चेक किया काफी है या हर साल रिव्यू कराना पड़ेगा? तो फिर आप पूछिए कि जब मैं कंट्रोल देना चाहूंगा तो एविडेंस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल रिटेन कैसे किया जाएगा? तो उसने सैंक्शन किया है, उसकी एक फाइल बनाएंगे जिसको लोन दिया है, और वो मेरे को रखना होगी। कितने समय तक फाइल मेंटेन करना पड़ेगी? भाई 8 साल तक मिनिमम रखूं, तो वो पॉलिसी आपको बनाना पड़ेगी। और क्या ऑडिटर को अवेलेबल होना चाहिए वो फाइल? ऑब्वियस सी बात है, हमारा ऑडिट होगा, इंटरनल ऑडिटर होगा, वो चेक करेगा। फिर हमेशा ये सोचना कि यार क्यों मैं ये कंट्रोल लगा रहा हूँ, मैं चेक क्यों कर रहा हूँ? जैसे समझो कि हमारी कंपनी सिर्फ गोल्ड लोन देती है, मुथूट फाइनेंस। जब घर पे पड़ा हो सोना तो फिर का एक रोना। तो आप समझिए इस केस में अगर मैं, सिंपल सी पॉलिसी है कि भैया मैं 1 करोड़ का गोल्ड लेता हूं तो उसके अगेंस्ट में 60 लाख का लोन देता हूं। तो मुझे क्यों इतना सब डॉक्यूमेंटेशन करना है, ये सब दिमाग लगाना है, सामने वाले की चेक करनी है? क्यों? क्योंकि मेरे पास तो उससे ज्यादा का पैसा, वो भी लिक्विड एसेट पड़ी। पर वहीं अगर मैं जमीन की गिरवी रख के लोन दे रहा हूं तो मुझे चेक करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सामने वाले ने अगर पैसा नहीं दिया तो ऐसा नहीं होगा कि मैं कल जमीन बेच के क्या कर पाऊंगा, पैसा रिकवर कर पाऊंगा, लिक्विडिटी इशू आ सकते हैं। तो हमेशा सोचो कंट्रोल क्यों लगा रहे हैं, आखिरकार वाई इज इट बीइंग परफॉर्म, किस तरह की एरर्स में प्रिवेंट करना चाहता हूं अपने कंट्रोल से। और फाइनली हाउ इज द कंट्रोल परफॉर्म? तो मैं क्या बोलूंगा भाई, सिंपल सी बात है, कंट्रोल कैसे परफॉर्म होगा? फॉर्म बनेगा, किसी को भी लोन चाहिए तो पहले ये फॉर्म भरे, साथ में डॉक्यूमेंट लगाए, हमारा मैनेजर चेक करेगा। क्या क्या एक्टिविटीज है सब लिस्ट डाउन करेंगे, इंश्योर करें कि वो बाईपास कभी भी नहीं होता, यानी लोन तब तक सैंक्शन नहीं हो जब तक हमारे मैनेजर का अप्रूवल नहीं आए। अगर किसी ने सैंक्शन कर दिया बिना मैनेजर के अप्रूवल के और डिसबर्सल कर दिया, कैसे पकड़ में आएगा? पकड़ में आया तो फिर उसका कैसे रिजॉल्व किया, कितने टाइम फ्रेम में रिजॉल्व किया, ये सब चीजें पॉलिसी में डाल देना, आपका कंट्रोल तैयार हो जाएगा। है ना मस्त तरीका याद रखने का? तो व्हेनेवर यू हैव टू डेवलप कंट्रोल इन द बैंक, रिमेंबर दैट यू विल हैव टू डेवलप कंट्रोल एक्टिविटीज, आंसर दीज क्वेश्चंस। नेक्स्ट, जब आप ऑडिट शुरू करते हो तो सबसे पहले एंगेजमेंट टीम साथ में बैठती है, चाय पीती है, कुछ लोग कॉफी पीते, और जो हमारे सीनियर मेंबर्स होते हैं नॉर्मली वो सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं और वो आपस में डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करते हैं? ऑडिट में कहाँ दिक्कत आ सकती है, कहाँ हमें एक्सपर्ट्स की जरूरत लगेगी, क्या कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, गलतियां कहाँ हो सकती, रिस्की एरियाज कौन से हैं। ये भगवान आजकल
इस बैंक में तो हमें सुना है कि मैनेजिंग डायरेक्टर चंदा कोचर ने कुछ फ्रॉड कर रखे, उसी पे आरोप लगे हुए। तो ये सारी चीजें डिस्कशन में जब आती है ना, तो अपने को पता रहता है कि यार ऑडिट में किन चीजों पे ध्यान देना है। ऐसे जैसा ही है ये। इसके लिए ऑल पर्सनल परफॉर्मिंग एन एंगेजमेंट इंक्लूडिंग एनी एक्सपर्ट्स कॉन्ट्रैक्टेड बाय द फर्म आर ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ द एंगेजमेंट टीम। तो आपका एंगेजमेंट पार्टनर के अलावा टीम में कौन हो गए? सारे आपके टीम मेंबर्स जो काम कर रहे हैं, प्लस कोई भी एक्सपर्ट आपने अपॉइंट किया। बेहतर एक डिस्कशन करके बेटर अंडरस्टैंडिंग लो बैंक की, उसके एनवायरनमेंट की, उसके इंटरनल कंट्रोल की, कहाँ पॉसिबल मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं उसकी, जैसा अपन ऐसे 315 में करते हैं। नॉर्मली डिस्कशन किन मैटर्स पर होता है आपको याद रखना है। तो देखो, 2 मैटर एरर रिलेटेड हैं, 2 मैटर फ्रॉड और रिस्क रिलेटेड है, और 2 मैटर आपके प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म से रिलेटेड है। ये याद हो गया। पहला, एरर कहाँ कहाँ हो सकती है। दूसरा, क्या पहले कोई एरर हुई है। फ्रॉड्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं, क्या रिस्की एरियाज है। बैंक में रिस्क 3 लेवल पे क्लासिफाई किया जाता है कि एंगेजमेंट रिस्क, आईसीआईसीआई बैंक चंदा कोचर का फ्रॉड सुना है तो इसका मतलब स्पेसिफिक रिस्क है। परवेजिव रिस्क, इसका मतलब मुझे लगता है कि वो पूरे के पूरे एनवायरनमेंट में ही रिस्क है। ऐसा नॉर्मली कब होगा? व्हेन यू आर engaging into audit of any particular, let's say for example bank which is cooperative bank, तो वहाँ पे एक जनरल रिस्क होता है कि घर घर वालों को लोन दे देते हैं। और स्पेसिफिक रिस्क यानी कि कोई पर्टिकुलर एरिया में मुझे लग रहा है कि इस पर्टिकुलर लोन में या ये पर्टिकुलर कैश रिलेटेड कंट्रोल्स में रिस्क है। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म थ्रू आउट मेंटेन करना है और अलर्ट रहना है कि कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट की इन्फॉर्मेशन मिले तो मैं उसको टैकल कर पाऊँ। कितना सिंपल है। डिस्कशन के दौरान ये 6 चीज़ें आपको डिस्कस करनी है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए, ये आ चुका है एग्जाम में, क्या बात कर रहे हो सीधे? जी हाँ, तो क्वेश्चन आ चुका है, एंगेजमेंट टीम डिस्कशन में किन चीज़ों पे फोकस करेगी, या इनफैक्ट क्वेश्चन आया कि क्या फ़ायदे होते हैं डिस्कशन करने के एंगेजमेंट टीम के इन केस ऑफ अ बैंक ऑडिट। तो आपको लिखना पड़ेगा फ़ायदे क्या है। सच स्पेसिफिक एम्फेसिस शुड बी प्रोवाइडेड टू सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट। बेसिक हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? रिस्की एरियाज पे फोकस करना। फर्दर हम काम को डेलीगेट कर पाएंगे एक्सपीरियंस मेंबर को रिस्की एरिया में, और दूसरे जहां कम रिस्क है वहां पे कम एक्सपीरियंस मेंबर्स को लगाए जा सकते हैं ताकि फ्रॉड डिटेक्ट हो सके। ये भी पता पड़ पाएगा कहीं हमें स्पेशलिस्ट की जरूरत लगेगी क्या। जैसे मुथूट फाइनेंस का या इस तरह, वो तो एनबीएफसी है, पर ऐसी कोई बैंक का ऑडिट आप करोगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यार गोल्ड का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, सिक्योरिटी पर्याप्त वैल्यू की है या नहीं, कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए कोई एक्सपर्ट लगेगा, एक असेयर कहलाता है जो ज्वेल्स एंड ज्वेलरी का एक्सपर्ट होता है वैल्यूएशन का, तो उसकी मदद लगेगी पूरे ऑडिट के दौरान, तो उसको एंगेज करके रखना है। इनकम रिकॉग्निशन कैसा होना चाहिए बैंक का? सीधी सी बात है, अक्रूवल बेसिस। इनफैक्ट आरबीआई का स्पेसिफिक नॉर्म है कि आपकी कोई भी इनकम अगर 1% से ज़्यादा की है तो उस पर अक्रूवल बेसिस आपको यूज़ करना है, ये मानते हुए कि वो मटीरियल है। लेकिन अक्रूवल बेसिस का मतलब ये नहीं है कि आपको अगर डाउट है कि पैसा नहीं आएगा तो भी आप इनकम बुक करते रहो, सिर्फ ये कह के कि भैया अक्रूवल बेसिस पे इनकम बुक करते रहना है। तो इस कारण से जब अपन इनकम रिकॉग्निशन पॉलिसी देखेंगे तो वहां पे अपन एक पर्टिकुलर आइटम डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको यहां पर लेके आ गया ऑडिट ऑफ रेवेन्यू आइटम्स पे। कोई भी इनकम जो 1% ऑफ टोटल इनकम अगर ग्रॉस बेसिस पे इनकम बुक हो रही है, जैसे कि इंटरेस्ट, या कोई भी इनकम जो 1% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, वो इनकम जो नेट बेसिस पे बुक होती है, जैसे प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसके बराबर या उससे ज्यादा है तो आप उसे अलग से दिखाएं, और साथ ही साथ में अक्रूवल बेसिस पे आप उसकी अकाउंटिंग करोगे। लेकिन अक्रूवल का मतलब ये नहीं है कि अगर आपको रेवेन्यू की सर्टेनिटी नहीं है फिर भी आप रेवेन्यू बुक कर दोगे। यानी आपको डाउट है कि यार आप जिस व्यक्ति को पैसा दे के, जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है, पैसा दिया है, वहां से आपको ब्याज मिलना चाहिए था, पर महीना हो गया है, साल हो गए और ब्याज आ ही नहीं रहा है, तो अक्रूवल बेसिस पे कब तक बुक करोगे? तो इसके लिए कहा गया है रिकवरी के रिकॉर्ड पे बुक होती है। नॉर्मली अक्रूवल बेसिस पर अगर खाता एनपी हो जाए तो फिर कैश बेसिस। आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 29 सबसेक्शन 1 एंड 2 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बताए गए हैं कि आपको कैसे बनाना पड़ेंगे। बैलेंस शीट के लिए एक फॉर्म ए दिया गया है 3rd शेड्यूल का, और पी&एल के लिए फॉर्म बी है। कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 इन पे नहीं लगता है, इनका 3rd शेड्यूल का फॉर्म है और बी बैलेंस शीट पी&एल का फॉर्मेट देता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट और इन सब का फॉर्मेट यहाँ पर नहीं दिया गया है। बाकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगते हैं, इंडेस बैंक्स पे आज की तारीख पे नहीं लगते। कंपलसरी है सेक्शन 30 में कि हर बैंक को अपने अकाउंट्स का ऑडिट कराना पड़ेगा, दैट इज मैंडेटरी। चलो बढ़िया है, इससे हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट भाइयों की दाल रोटी भरी रहेगी। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू आ सकता है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर आप बैंकिंग कंपनी है तो नॉर्मली कंपनी में कौन करता है? शेयर होल्डर, पर यहाँ एक्स्ट्रा आरबीआई का अप्रूवल है।
सिमिलरली आप नेशनलाइज बैंक हो तो वहां पे शेयर होल्डर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगी, तो उसकी जगह बोला गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही कर लें, पर आरबीआई का अप्रूवल। एसबीआई के केस में सी&एजी करता है, हालांकि नेशनलाइज बैंक भी आपकी क्या होंगे, गवर्नमेंट बैंक के, पर वहां सी&एजी नहीं करता है, तो एसबीआई में करता है, और यहाँ अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसल्टेशन फॉर्म में लिया जाता है, और एसबीआई की सब्सिडरी का एसबीआई करेगा। आरआरबी इसका बैंक करती है, स्पॉन्सर और बैंक जिसने आरआरबी को स्टार्ट किया है, अलॉन्ग विथ अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ध्यान रखना, 2 केस पे आरबीआई का अप्रूवल है, कौन से, नेशनलाइज बैंक और बैंकिंग कंपनी, और 2 केस में सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसल्टेशन है, आरबीआई और एसबीआई, सॉरी आरआरबी और एसबीआई। नेक्स्ट, ऑडिटर की रिपोर्ट कैसी होती है, तो जो अपन ने एनेक्शर्स पढ़े, रिपोर्ट में अटैचमेंट्स पढ़े, उनके अलावा जो नॉर्मल रिपोर्ट होती है उसमें हमें वही रिपोर्ट करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं, अलॉन्ग विथ ऑल दी एक्सप्लेनेटरी नोट्स। साथ ही साथ में कोई भी ऐसे ट्रांजैक्शन तो नहीं है जो बैंक के पावर्स में नहीं है, क्योंकि बैंकिंग कंपनी हर काम नहीं कर सकती। ऐसा नहीं कि अपन ने दुकान ब्रांच बंद हुई, शाम में चौपाटी बाहर खोल दी, समोसे कचौरी भेलपुरी गोलगप्पे या पानीपुरी की दुकान खोल दी, ये अलाउड नहीं है। सिमिलरली ब्रांचेस से रिटर्न्स आ चुके हैं, और कोई भी ऐसा मैटर है क्या जो आपको लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिस में लाना जरूरी है। ये सारी रिपोर्ट किसको दी जाती है, इस पर भी एमसीक्यू आ सकता है। डेफिनेटली नेशनलाइज बैंक के केस में रिपोर्ट आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है। मजे की बात यह है कि एसबीआई के केस में भी आपकी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है, और सिमिलर रिपोर्ट है, लेकिन उनका फॉर्मेट थोड़ा अलग होता है जो आपके सिलेबस में नहीं है। बाकी ऐसे 700 का फॉर्मेट, सेक्शन 143 अगर आप बैंकिंग कंपनी है तो लगेगा, तारों मैंने बताया नहीं लगेगी। लॉन्ग फॉर्म ऑडिट, इसमें क्या होता है, सेक्शंस होते हैं, कैश, एडवांसेस, डिपॉजिट्स, उसमें पॉइंट्स होते हैं, क्या बैंक का कैश पे प्रॉपर कंट्रोल है, जॉइंट कस्टडी है, इंश्योरेंस किया हुआ, एक्सेस कैश तो नहीं, एक्सेस कैश है तो क्या इन्वेस्ट करते, ऐसे थोड़े प्रोप्राइटरी नेचर के एलिमेंट्स होते हैं जिस पे ऑडिटर अपने कमेंट्स देता है। तो ये जो स्टैट्यूटरी ब्रांच ऑडिटर्स हैं, एसबीएस एज वेल एज सेंट्रल ऑडिटर्स, इन्हें कारो की जगह एलएफएआर देना, आप ऐसा कह सकते हो। क्वेश्चनर फॉर्म की होती है, इसे ब्रांच ऑडिटर सेंट्रल को कमेंट करेंगे और सेंट्रल ऑडिटर अपनी रिपोर्ट के साथ देगा। इनफैक्ट ये रिपोर्ट के साथ नहीं जाती है, ये रिपोर्ट के साथ लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट अटैच नहीं होती है जैसे कारो होती है। हम बेसिकली इसकी 30 जून तक हमें प्रिपेयर करके मैनेजमेंट को देना होता है, और मैनेजमेंट हमने जो इस पे कमेंट दिए हैं उसके ऊपर अपने कमेंट्स ऐड करके आरबीआई को रिपोर्ट 60 डेज के अंदर अंदर करता है। तो ये जो ऑडिट कमेटी ऑफ बैंक होती है, वो इनमें हमारे जो कमेंट्स हैं उनके ऊपर अपने कमेंट्स ऐड करके 60 दिन के अंदर अंदर ऑडिट कमेटी इस पे अपने कमेंट देके, बोर्ड अपने फाइनल कमेंट्स देके आरबीआई को इसको सबमिट करती है 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। आरबीआई में ध्यान रखना दोस्तों, आरबीआई में रिपोर्ट सिर्फ तभी होती है जब क्या होता है, कोई आपको फ्रॉड मिला या सीरियस इरेगुलरिटी, अदरवाइज ऑडिटर डायरेक्टली आरबीआई को कोई रिपोर्ट नहीं देगा। ऐसे 250 के प्रोविजन ध्यान रखना, आरबीआई को रिपोर्ट कर रहे हो यानी रिपोर्टिंग टू द रेगुलेटरी बॉडी है, इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी का कोई रिस्क नहीं है क्योंकि लॉ की रिक्वायरमेंट है तो हमें देना पड़ता है। ऐसे 240 भी इंपॉर्टेंट है, फ्रॉड रिपोर्टिंग अगर आपको करना है तो आपको नॉर्मली फ्रॉड रिपोर्टिंग आप मैनेजमेंट को करते हो, गवर्नमेंट बॉडीज को तभी करते हो जब कोई लॉ की रिक्वायरमेंट है, जो कि यहाँ पर है। इसके अलावा फ्रॉड रिपोर्टिंग अंडर कंपनीज एक्ट सेक्शन 143 भी एप्लीकेबल होगा, वो भी आपको करना पड़ेगा। तो ये आपका पूरा प्रोविजनल पार्ट हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू बैंक ऑडिट। अब अपन सेकंड सेक्शन पे आते हैं, और ये जो सेकंड सेक्शन है, दिस इज कंडक्टिंग दी ऑडिट। चलिए, तो अब ऑडिट शुरुआत करते हैं हम बैंक के ऑडिट की, जिसमें कंडक्टिंग एन ऑडिट के कई सारे पॉइंट्स हैं जिनको आप एग्जाम में इलेबोरेट करेंगे। यहाँ पे ब्रीफ में दिए गए हैं और बहुत सारे दिखने वाले पॉइंट्स, बट बड़ी आसानी से आप इनको ध्यान रख पाएंगे। सबसे पहले इनिशियल कंसिडरेशन बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर, जीरो इंडेटनेस होना चाहिए अगर आप बैंक का ऑडिट कर रहे हो, यानी यहाँ पर जो कंपनीज एक्ट में 5 लाख वगैरह की लिमिट है वो भी एप्लीकेबल नहीं है। जीरो इंडेटनेस, इनफैक्ट आपकी एफडी है उसके अगेंस्ट भी आपने कोई लोन ले रखा है एक बैंक से ओडी के फॉर्म में, तो भी आप उस बैंक का ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। कोई भी इंटरनल असाइनमेंट आप बैंक के नहीं करोगे, जैसे कॉन्करेंट ऑडिट्स होते हैं बैंक में, इंटरनल ऑडिट्स वो नहीं करेंगे। उसके बाद आपको प्लान करना पड़ेगा ऑडिट, और प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। कोड ऑफ एथिक्स यानी कि आईसीआई की रिक्वायरमेंट होती है कि एक एथिकल रिक्वायरमेंट है कि प्रीवियस ऑडिटर अगर एक सीए है तो उससे आप कम्युनिकेट करो, मुझे अपॉइंट किया गया है भाई, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तुझे कुछ बताना तो नहीं है उस ऑडिट के बारे में। हमें एंगेजमेंट लेटर देख लीजिए कि उसमें सारी टर्म्स आपकी डिफाइंड है, ऐसे 210 के अनुसार है।
और इनिशियल एंगेजमेंट्स अगर आपकी हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ध्यान रखना पड़ती है, ओपनिंग बैलेंस का कैरी फॉरवर्ड वगैरह, विच इज जैसे 510। फिर आप रिस्क असेसमेंट करेंगे 315 के अंतर्गत, एंड आपकी टीम बेस्ड ऑन द रिस्क असेसमेंट होगी। ऑब्वियस सी बात है, आपको बैंक और उसके एनवायरनमेंट का भी पता रखना होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऐसा नहीं आएगा कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ बैंक इतनी सारी बातें लिखो। यूजुअली क्वेश्चन आएगा तो ऐसा आएगा कंडक्टिंग एन ऑडिट में व्हाट इनिशियल कंसिडरेशन शुड एन स्टैट्यूटरी ऑडिटर कीप इन माइंड। ये सारे पॉइंट विद वन लाइन एक्सप्लेनेशन ऑन ऑल ऑफ देम। ये सब करके 315 में रिस्क आइडेंटिफिकेशन होगा, जिसमें आपको एंटिटी, उसके एनवायरनमेंट और उसके इंटरनल कंट्रोल्स, इन सब के बारे में पता करना पड़ेगा, विच इज वंस अगेन 315। इससे आपको अकाउंटिंग प्रोसेस भी समझ में आएगा, जो भी 315 का प्रोसेस है। एंटिटी का रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस भी हम देखेंगे, जिसमें आपके ये 5 इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट्स हैं, जिन्हें हम ऐसे 315 में देखते हैं मॉसी काकी रैप के निमोनिक के साथ, which is MOSI, Monitoring Information Systems का उल्टा CIS, काकी which is Control Activities and Control Environment, and finally RAP which is Risk Assessment Procedures of the Management। फिर एंगेजमेंट टीम का एक डिस्कशन होता है, जिसमें हम प्रोफेशनल स्केप्टिज्म पे हाईलाइट करना, इस तरह की बातें करते हैं, जिस बारे में अभी अपन ने डिस्कशन भी किया था कि एंगेजमेंट टीम के डिस्कशन के क्या फ़ायदे हैं और क्या चीज़ें हैं जो वहाँ पे कवर की जाएंगी, जिसमें हमने EEFR और प्रोफेशनल स्केप्टिज्म के 2 पॉइंट्स डिस्कस किए थे। इसके बाद में आप ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी डेवलप करोगे 300 के अनुसार, और साथ ही साथ में आपका डिटेल्ड ऑडिट प्लान बनेगा। प्लान के साथ आप एक मेमोरेंडम बना सकते हो, जिसमें आप रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकते हो एज द ऑडिट प्रोग्रेसेस, एंड देन यू विल गो फॉर ऑडिट मटेरियलिटी। मटेरियलिटी का मतलब क्या हो गया, आप किस लेवल के ऊपर चेकिंग करोगे, नहीं करोगे, कुछ भी नहीं है। ऐसे 320 गोइंग कंसर्न स्पेसिफिकली चेक करना है। फ्रॉड रिस्क ऑब्वियस सी बात है बैंक्स में इंपॉर्टेंट है, और कोई स्पेसिफिक रिस्क है ऐसे 330 के अंतर्गत, वो डिस्कस किए जाएंगे। कभी आउटसोर्सिंग है आपके कोर्स में नहीं है, ऐसे 402 यानी बैंक ने अपने कोई काम आउटसोर्स कर रखे हैं तो उससे रिलेटेड कुछ रिस्क, इन सब का रिस्पॉन्स असेस करके बेसिल 3 फ्रेमवर्क होते हैं सीए फाइनल में, आप देखेंगे बैंक ऑडिट में, जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वगैरह डिफाइन करते हैं। ये सब करके आप क्या करेंगे, ऑडिट शुरू करेंगे, इनफैक्ट ऑडिट कंक्लूड करेंगे। इसमें कंडक्ट करेंगे रहना। दूसरों की किसकी मदद ले सकते हैं, तो प्रीवियस ऑडिटर रिपोर्ट हो सकती है, बैंक के इंटरनल खुद के इंस्पेक्शंस होते हैं। रिजर्व बैंक कई बार बैंक्स में इंस्पेक्शन करता है, उनकी रिपोर्ट, कॉन्करेंट ऑडिटर की रिपोर्ट, सिक्योरिटी का वेरिफिकेशन बैंक्स यूजुअली करती है, उसकी रिपोर्ट, या ऐसी कोई भी दूसरी रिपोर्ट देखी जा सकती है। दिस इज कंडक्टिंग दी ऑडिट। सबसे बड़ा एरिया बैंक्स में होता है ऑडिट का, तो वो है एडवांस। बैंक का सबसे बड़ा पैसा, इनकम कहाँ से आती है, इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट किस पे कमाते हैं, जो लोन हमने लोगों को दिया उस पर। तो इस कारण से सबसे पहले लोन्स यानी एडवांस जो हमने दिए उनको कैसे क्लासिफाई किया जाता है, बहुत सारे तरीके उनको कैटेगराइज करने के। नंबर 1, फंडेड और नॉन फंडेड लोन। अगर मैंने किसी को लोन देने की बजाय सिर्फ उसे गारंटी दे दी है कि भाई अच्छा गवर्नमेंट से टेंडर मिला है, चल मैं तेरे बिहाफ पे गारंटी दे देता हूँ कि कभी तूने कोई डिफॉल्ट किया तो मैं पेमेंट करूंगा तेरे बिहाफ पे, तो मैंने कोई लोन नहीं दिया है, पर एक तरह से इससे उसको सरकार से कोई उधार मिल गया। इसे कहते हैं नॉन फंडेड लोन, जहाँ पे हम पैसे नहीं देते हैं बट गारंटी तरह की चीज़ें दे देते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है टाइप्स ऑफ लोन, टर्म लोन, जो एक निश्चित समय सीमा के लिए दिया जाता है। कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट्स या डिमांड लोन, जिसमें पैसा जमा निकाल चलते रहता है। बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज, आगे की डेट के अगर आपके बिल है तो आज बैंक आपको हो सकता है उसका पेमेंट कर दे। लेटर ऑफ क्रेडिट्स वगैरह में नॉर्मली होता है। कई बार ओवरड्रॉइंग इन डिपॉजिट अकाउंट अलाउड होता है, यानी आपका लेट्स से करंट अकाउंट है तो बैंक अलाउ करती है कि चलो इसको 5 लाख तक ओवरड्रॉ कर सकते हो। देन पार्टिसिपेशन ऑन रिस्क शेयरिंग बेसिस, इसका मतलब इफेक्टिवली एक तरह से ऐसे एडवांसेस हो गए जहां मल्टीपल बैंक्स इन्वॉल्व रिस्क केटर करके ले रही है। और एक स्टाफ लोन होता है जिन पे यूजुअली थोड़े प्रोविजंस अलग तरह के लगाए जाते हैं। देन तीसरा कैटेगराइजेशन आपका लोन का है बेस्ड ऑन द लीगल रिक्वायरमेंट। बैलेंस शीट में आपको लोन्स को इस तरह से 3 कैटेगरी में बताना होता है। पहली कैटेगरी तो आपकी टर्म लोन, कैश क्रेडिट, बिल्स परचेज हो गया। दूसरा सिक्योरिटी के आधार पे, सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट, सिक्योर्ड बाय ओनली गारंटीज और अनसिक्योर्ड। ये वो हैं जिनमें सिक्योरिटी नहीं है, श्योरिटी है। जैसे किसी की गारंटी है कि भाई मैंने जिसको लोन दिया है वो पैसे नहीं देगा तो थर्ड पार्टी देगी, जैसे होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी के लिए दे दी, पर कोई सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी है तो फिर वो फर्स्ट कैटेगरी और बाकी सारे अनसिक्योर्ड। इसके अलावा एक और बेसिस होता है कैटेगराइजेशन का बैलेंस शीट में प्रेजेंट करने के लिए, इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। इन इंडिया में प्रायोरिटी सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर एंड ऑल, पब्लिक सेक्टर बैंक्स और अदर। आउटसाइड इंडिया में ड्यू फ्रॉम बैंक एंड ड्यू फ्रॉम अदर्स, यानी एक बैंक ने दूसरे बैंक को कोई लोन दिया है या दूसरों को दिया है, और दूसरों में दिया है तो बिल परचेज, डिस्काउंटेड, सिंडिकेटेड लोन्स और अदर्स। So syndicated loans will include all your basically term loans, cash credit loans and every such loan.
तो ये अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि बैलेंस शीट में कैसे एडवांसेस को डिस्क्लोज करना है, तो ये सब लिखना है। और फाइनली एडवांसेस का एक क्लासिफिकेशन कैसे भी किया जाता है, सेक्टर वाइज, सिक्योरिटी वाइज और एनपीए वाइज, जैसे प्रूडेंशियल नॉर्म वाइज कहते हैं। प्रायोरिटी, नॉन प्रायोरिटी, सिक्योरिटी में सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, और प्रूडेंशियल नॉर्म में स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड, विच इज एनपीए। स्टैंडर्ड लोन में अब कैटेगराइजेशन एक तो होता है जो खाते एकदम प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर कोई खाता 90 दिन से ज़्यादा ओवरड्यू होता है तो फिर वो एनपीए कहलाता है। फर्स्ट ईयर में सब स्टैंडर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या आगे के सालों में डाउटफुल रहता है, और कभी सिक्योरिटी एकदम से इरोड हो जाए या लगे पैसा कुछ भी रिकवर नहीं होगा तो लॉस कहलाता है। यहाँ पे अब आपको ये ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड से वो एनपीए कब होगा, जब 90 डेज से ज़्यादा ओवरड्यू है। तो अगर ओवरड्यू 0 है, यानी ड्यू डेट पे पैसे पूरे आ जाते हैं, तो वो रेगुलर है। पर ऐसा है कि ओवरड्यू है पर बहुत ज़्यादा नहीं, 2, 5, 10, 15, 20, 30 दिन तक का, तो उसे स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 कहा जाएगा। यानी इसमें ओवरड्यू है बट बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है। 31 डेज टू 60 डेज का ओवरड्यू है तो SMA 1 और SMA 2। स्पेशल मेंशन अकाउंट का मतलब ये अभी एनपीए नहीं है पर कभी हो सकते, इसलिए इस पे अभी से ध्यान देना शुरू कर दो, देरी ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। सिक्योरिटी के आधार पे एक होता है लोन जिसमें प्राइमरी सिक्योरिटी होती है, जैसे मैंने कोई ज़मीन खरीदी तो उसी को गिरवी रखा है मैंने बैंक के पास, पर बैंक उसके अलावा मुझसे हो सकता है कोई सेकेंडरी सिक्योरिटी भी माने कि भाई मालूम पड़ा वो जो ज़मीन खरीदी जिसके अगेंस्ट में बैंक ने लोन दिया उसका ही टाइटल डिफेक्टिव निकला, तो फिर बैंक पैसे कैसे निकालेगी? क्यों? क्योंकि वो तो ज़मीन का ही टाइटल डिफेक्टिव है। तो इसके लिए कई बार कोलैटरल एक एडिशनल सिक्योरिटी के फॉर्म में सिक्योरिटी ली जाती है। जब भी आप कोई सिक्योरिटी बैंक को देते हो तो आपने ज़मीन गिरवी रख के लोन लिया है, तो कैसे पता पड़ेगा लोगों को कि ज़मीन गिरवी रखी गई है? तो इसके लिए अलग अलग फॉर्म्स होते हैं सिक्योरिटी क्रिएट करने के। इमूवेबल प्रॉपर्टीज पे मॉर्गेज क्रिएट किया जाता है जो 2 तरह का होता है, एक को कहते हैं इक्विटेबल मॉर्गेज और एक को कहते हैं, दैट्स नॉट गुड, चलिए, तो एक को कहते हैं इक्विटेबल मॉर्गेज और एक को कहते हैं रजिस्टर्ड मॉर्गेज। रजिस्टर्ड मॉर्गेज में मैंने बैंक को अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखी है और रजिस्ट्रार ऑफ लैंड के पास जाके बैंक उसको नोट करवा देगी कि भैया ये प्रॉपर्टी बैंक के पास गिरवी है, ताकि कोई भी इस प्रॉपर्टी के डुप्लीकेट कागज लेके बेचना है तो रजिस्ट्रार बोलेगा सॉरी ये तो गिरवी रखी हुई है। पर बैंक अगर ऐसे रजिस्टर नहीं भी कराना चाहे तो चलेगा, उसे इक्विटेबल मॉर्गेज कहा जाता है। बैंक की चॉइस है वो क्या कराना चाहते हैं। रजिस्टर्ड मॉर्गेज में ऑब्वियसली स्टैम्प ड्यूटी ज़्यादा लगेगी। सेकंड होता है प्लेज, विच इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ बेलमेंट और डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो मैंने अपने जेवरात गिरवी रख दिया और लोन ले लिया, उसके अगेंस्ट में ये प्लेज है। थर्ड होता है आपका हाइपोथिकेशन, जिसमें मूवेबल गुड्स के लिए होता है। इसमें गुड्स फिजिकली बोरोवर के पास रहते हैं, जैसे स्टॉक के अगेंस्ट में मैंने कैश क्रेडिट लोन लिया, तो मैं उसमें डील भी करूंगा, बेचूंगा, खरीदूंगा भी, पर जो भी मेरे स्टॉक में माल रखा हुआ रहेगा वो सब माना जाएगा कि बैंक के चार्ज में। तो इसे प्राइमरली क्या कहा जाता है? दिस इज द पोजेशन एंड ओनरशिप इज विद द बोरोवर। दिस इज समथिंग विच इज नोन एज हाइपोथिकेशन। अगर मैंने कभी अपने डेटर या किसी से पैसा मिलना है उसे बैंक को असाइन कर दिया, जैसे कि बिल्स के केस में होता है, बिल रिसीवेबल में, तो उसे असाइनमेंट कहा जाता है। और अगर हमने कोई असेट अपने पास क्रिएट रख के लीगल चार्ज क्रिएट कर दिया ओनर के कंसेंट से, तो भैया वो पैसे नहीं देगा तो हम उसको अटैच कर लेंगे। नॉर्मली ये कब होता है? अनपेड सेलर के केस में, तो उसे लीन कहा जाता है। एक सेट ऑफ होता है जिसका मतलब है कि अगर बैंक ने ऐसा कह दिया कि भैया आपकी बहुत सारी एसेट्स हमारे पास है, जैसे आपके खातों में पैसे, एफडी वगैरह, तो आपके कोई भी लोन में रीपेमेंट नहीं हुआ तो मुझसे अटैच कर लेंगे। नॉर्मली क्रेडिट कार्ड और सेविंग्स अकाउंट के साथ किया जाता है। तो ये अलग अलग तरह की सिक्योरिटी क्रिएशंस हैं जो पॉसिबली हो सकती है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो 90 दिन से ज़्यादा ओवरड्यू या आउट ऑफ ऑर्डर है। आउट ऑफ ऑर्डर कब कहते हैं? तो ये सिर्फ सीसीओडी के केस में होता है। इसमें अगर 90 दिन से ज़्यादा तक आपके खाते में पैसे जमा ही नहीं हुए। देखो सीसीओडी क्या है बिजनेस के लिए, कि आज आपने माल खरीदा तो सीसीओडी से पैसे दे दो, फिर उसका माल बेच के पैसा आया तो उसी खाते में डाल दो। तो ये करंट है, चलते रहता है। अगर ये डॉर्मेंट हो गया, इसका मतलब 90 दिन हो गए और इसमें 1 रुपया जमा नहीं हुआ है, तो ये आउट ऑफ ऑर्डर मान लेंगे और ये खाता 91st डे पे एनपी हो जाएगा। हमने बोला सर ऐसा है तो 1 आध रुपया जमा कर देंगे, तो इसमें कंडीशन ये होती है कि जितना ब्याज डेबिट हुआ है खाते में उतना पैसा जमा होना चाहिए। अगर उतना पैसा जमा नहीं हुआ और 90 दिन से ऊपर हो गया, यानी 90 दिन पहले जो ब्याज डेबिट हुआ था उतना पैसा टोटल जमा नहीं हुआ है अगर अगले 90 दिनों में, तो खाता 91st डे पे एनपीए हो जाएगा। और दूसरा केस होता है, ये 2 केस हो गए आपके। तीसरा केस होता है अगर ड्राइंग पावर से ऊपर है। तो नॉर्मली क्या होता है, जब लोन सैंक्शन किया जाता है तो एक सैंक्शन लिमिट होती है।
कि भाई आपको 50 लाख का लोन दिया। ये कैसे निकालते हैं? तो पूछते हैं भाई आपका एवरेज स्टॉक कितना रहता है, तो आपने बोला लेट्स से 1 करोड़। फिर देखते हैं अच्छा 1 करोड़ के अगेंस्ट में कितना स्टॉक है जो आपने उधारी में खरीदा, उसके लिए तो आपको कोई क्रेडिट की या लोन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मिली उधारी में। तो वो निकाला गया तो मालूम पड़ा कि इट इज़ 25 लैक्स के क्रेडिटर्स हैं। तो 1 करोड़ में 25 लाख तो आपका उधारी वाला स्टॉक है, तो आपने जो खरीदा है वो 75 लाख है जिसके लिए आपको लोन चाहिए। नॉर्मली इसमें क्या होएगा, मार्जिन रहता है कि भैया ऐसा नहीं है 100% बैंक फाइनेंस करेगी, कुछ पैसा आप भी लगाओ। तो लेट्स से बैंक ने 20% आपको बोला मार्जिन है, तो 75 लाख में 15 लाख आप लगाओ, बैंक 80% लगा रही है, यानी 60 लाख तक का आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा। 60 लाख का लोन सैंक्शन हुआ है, पर ये कंडीशन 60 लाख की कब थी? जब आपका 1 करोड़ का स्टॉक था, 25 लाख के क्रेडिटर थे। अब सपोज किसी महीने में आपका स्टॉक 1 करोड़ से 50 लाख हो गया, सीजनल बिजनेस है, तो बैंक थोड़ी ना 60 लाख का जो आपका लोन सैंक्शन किया था उतना पैसा विड्रॉ करने देगी, क्योंकि उतना आपका स्टॉक ही नहीं है। तो फिर बैंक क्या करती है, इसलिए हर महीने आपको बोलती है स्टॉक स्टेटमेंट दो, और उस स्टॉक स्टेटमेंट के आधार पे ये बताती है कि अगले महीने आप कितने पैसे विद इन द सैंक्शन लिमिट मैक्सिमम ड्रॉ कर पाओगे। यानी डैड ने फिक्स कर दिया कि भैया देख, तेरे खर्चे मैक्सिमम कोचिंग के महीने के 15,000 हो सकते हैं, तेरे जो जो खर्चे हैं उसके लिए पैसे निकाल लेना, इससे कम हुए तो ठीक है, पर ज़्यादा हुए तो मैं नहीं देने वाला। तो हर महीने आपको डैड को बताना है कि भाई अगले महीने ये खर्चे होने की उम्मीद है, उस हिसाब से वो बजट सेल कर देंगे आपका कि चल ठीक है अगले महीने ये लेना। अब जैसे किसी महीने में आपकी पूरी कोचिंग ही खत्म हो गई है, तो डैड हो सकता है लिमिट भी कम कर दे। तो सेम इस लॉजिक से हर महीने आपकी लिमिट कम ज़्यादा होती है, बट सैंक्शन लिमिट से ज़्यादा कभी नहीं होगी। तो अगर आपकी सैंक्शन लिमिट थी 60 लाख, आपने विड्रॉ भी कर लिए 60 लाख, अगले साल आपका सैंक्शन, अगले महीने आपका ड्राइंग पावर कम होकर 30 लाख कर दिया गया, तो अब आपका खाते को आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो विड्रॉन अमाउंट है वो 60 है, पर अब लाना 30 पे पड़ेगा। आप नहीं लाओगे तो 90 दिन बाद खाता एनपी हो जाएगा, यानी ड्राइंग पावर से ऊपर 90 दिन तक रहा तो है एनपी। एनपीए होता है तो फर्स्ट ईयर में उसे सबस्टैंडर्ड कहते हैं, जब 15% प्रोविजन उस पर बनाया जाता है। लेकिन अगर ऐसा था कि एडवांस जो दिया था वो सिक्योर्ड था और उसकी सिक्योरिटी एकदम खत्म हो गई है, तो फिर उस केस में उस पर 10% और एक्स्ट्रा बनाते हैं, पर वो आपके सिलेबस में नहीं है तो छोड़ो। तो खाता एनपीए कब होएगा? 90 दिन से ज़्यादा ओवरड्यू हुआ तो एनपीए। फर्स्ट ईयर में प्रोविजन कितना बनेगा? जितना भी आपके बैलेंस है उसका 15% प्रोविजन फॉर बैड। सेकेंड ईयर में आप अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड अमाउंट अलग अलग कर दो, अनसिक्योर्ड पे 100% और जो बचा हुआ सिक्योर्ड पोर्शन है उसमें आपको 25% बनाना पड़ेगा। कब? सेकेंड ईयर का एनपीए यानी डाउटफुल का फर्स्ट ईयर, फिर एनपीए हुए थर्ड ईयर हो गया यानी डाउटफुल हुए सेकेंड ईयर हो गया। उस पर्टिकुलर केस में आपको ये एक्स्ट्रा प्रोविजन नहीं है कि इतना और बनाओ, टोटल 40% सिक्योर्ड पे और अनसिक्योर्ड पे पूरा, उसके अगले साल भी यही रहेगा। पर डाउटफुल हुए अगर 3 साल से ज़्यादा हो गए तो फिर अब मतलब नहीं है, क्योंकि अब बहुत समय हो गया। देखो 1 साल ये यहाँ रहा, दूसरे साल यहाँ रहा, तीसरे और चौथे साल यहाँ रहा, अब 5वें साल हो गए, यानी कि 5 साल के ऊपर हो गए और इसके पैसे अभी ओवरड्यू चल रहे हैं, तो फिर बेहतर है आप 100% राइट ऑफ करें। इसके अलावा कभी भी आपको लगता है कि आपकी सिक्योरिटी की जो वैल्यू है, जो लोन आपने दिया था वो सिक्योर्ड लोन था, और सिक्योरिटी की वैल्यू जो है वो वैल्यू अब 10% से भी कम हो चुकी है, जो पैसा अपने को सामने वाले से लेना है उसके, तो ऐसे केस में फिर सीधे उसे लॉस असेट मान लिया जाता है और 100% प्रोविजन बना दिया जाता है। सिमिलरली अगर आपका लोन गिवन है, जो अमाउंट आ रहा है आपके बुक्स में 1 करोड़ का, और अगर आपकी सिक्योरिटी की वैल्यू 50 लाख से कम हो गई है, तो फिर सीधे के सीधे उसको डाउटफुल बना दिया जाता है। एंड उस केस में फिर हम उसे क्या नहीं करते, हम उसे सबस्टैंडर्ड नहीं दिखाते। तो नॉर्मली पहले सबस्टैंडर्ड फिर डाउटफुल फिर लॉस होगा, बट अगर आपकी सिक्योरिटी की वैल्यू 50% से कम हो गई तो फर्स्ट ईयर में ही डाउटफुल हो जाएगा, और 10% से भी कम है आउटस्टैंडिंग अमाउंट के, तो फर्स्ट ईयर में ही उसे लॉस असेट क्लासीफाई करके पूरा प्रोविजन बना दो। लॉस असेट और D3 सेम है, दोनों में 100% प्रोविजन बन जाता है। ओवरड्यू का मतलब होता है ड्यू डेट पर पैसा नहीं दिया, वेदर इट इज इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और एनी चार्जेस। कई बार बैंक में एनपीए बचने के लिए कई लोग क्या करते हैं, कोई खाता 90 दिन से ज़्यादा ओवरड्यू होने वाला है अगर ईयर एंड के दौरान, तो वो बैंक से ही दूसरा लोन लेके उस लोन में पैसे डाल देंगे और नया लोन आउटस्टैंडिंग कर देंगे, पर उसको लिए 90 दिन नहीं हुए। तो इसके लिए ऑडिटर को चेक करना है कि जो पैसा जमा किया गया उन खातों में जिसमें ओवरड्यू बढ़ गया था, वो जेन्युइन सोर्स से आया है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है दूसरे बैंक के या उसी बैंक के दूसरे लोन से ये पैसा जमा किया है। अगर ऐसा है तो ऑडिटर रिपोर्ट कर सकता है कि ये वीकनेस है, एक्चुअल में रिकवरी नहीं हो रही है, खाते को एनपीए भी क्लासिफाई कराया जा सकता है। अब अगर कभी खाता एनपीए होता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है? 3 चीजें होती है, ध्यान से सुनना। पहला, जितना भी आपने उसमें अभी तक ब्याज बुक किया है जो रियलाइज नहीं हुआ है उसे रिवर्स कर दो। तो 100 रुपये का लोन दिया था, 12% ब्याज था,
अक्रूवल बेसिस पे 12 रुपये साल का ब्याज बुक किया, पर खाता ईयर एंड पे एनपीए निकला। क्यों? क्योंकि ओवरड्यू 90 दिन से ज़्यादा हो गया। 12 रुपये के ब्याज में से सिर्फ 6 रुपये रिकवर हुआ था, बाकी 6 रुपये आया ही नहीं है। तो आप 6 रुपये जो नहीं आया है उसको रिवर्स कर दो, यानी अब इनकम कैश बेसिस पे होगी। तो दूसरा इफेक्ट ये होगा कि आगे से ये एनपीए खाता, जब तक एनपीए, कब तक एनपीए रहेगा? जब तक ये इसका सारा ड्यू पे ना कर दे। तो तब तक, जब तक ये एनपीए, अब इसमें इनकम रिकॉग्निशन तभी होगा जब एक्चुअल में आपके पास ब्याज आएगा। तीसरा प्रोविजन फॉर बैड डेट बनेगा, जिसका रेशियो भी अपन ने परसेंटेज दे। इसके एक्सेप्शंस हैं। गवर्नमेंट ने अगर कोई एडवांस में गारंटी दी है, कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो खाता एनपीए नहीं होगा और उस पर प्रोविजन फॉर बैड डेट नहीं बनेगा। हालांकि इनकम रिकॉग्निशन उसमें कैश बेसिस पे ही होगा, और जो इनकम आपने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर दी है, वो रिकॉग्नाइज्ड इनकम अगर रिसीव नहीं हुई है तो उसे रिवर्स करना पड़ेगा। मैं समझा नहीं रहा हूँ, सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ। स्टेट गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस है, तो बिहार, यूपी, एमपी जैसी भी अपने यहाँ स्टेट है, इसके लिए इनकी गारंटी बहुत ज़्यादा ताज्जुब मायने नहीं रखती है, इसलिए इसका क्लासिफिकेशन नॉर्मल होगा। यानी स्टेट की गारंटी है अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट की, और खाता 90 दिन से ज़्यादा ओवरड्यू है, तो एनपीए भी होगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट भी बनेगा। भाई लॉजिक क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी है, फिर भी कोई बैंक खाता एनपीए करके प्रोविजन बनाए, तो न्यूज़ वाले क्या छापेंगे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मारा भारत सरकार को दिवालिया, इसलिए बनाया प्रोविजन फॉर बैड डेट, गारंटी होने के बावजूद भी, इसलिए अपने को ऐसा नहीं करने का। कंसोर्शियम एडवांस क्या होते हैं? 2 या 2 से ज्यादा लोग मिल के एडवांस देते हैं। हम पांडव्स के पास गए, हमने बोला इन्वेस्ट करोगे? न्यू एज पांडव, शार्क टैंक्स। तो हमने शार्क को बोला इन्वेस्ट करोगे? तो शार्क ने बोला भैया तेरे को इक्विटी तो नहीं, लोन देंगे, 5 लोग मिलके तेरे को 1 करोड़ का लोन देने को तैयार है। हमने बोला चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, रीपेमेंट भी 5 को करना है। कई बार इसमें होता ही है कि मैं 1 को दूंगा और वो 5 में बांट देगा, जो भी है। सपोज इसमें 5 में से एक शार्क ने खाते को एनपीए क्लासीफाई कर दिया। अब समझो यहाँ 5 बैंक ने जॉइंट लोन दिया, एक ने एनपीए क्लासीफाई किया क्योंकि उसको पैसा नहीं मिला। इसका मतलब ये नहीं है बाकी चारों को भी करना है। अगर उनको उनके पैसे मिल गए तो वो क्लासीफाई ना करें। यानी कंसोर्शियम एडवांस में हर मेंबर अपनी खुद की रिकवरी के बेसिस पे एनपीए क्लासीफाई करेगा, ना कि वो एक से पूछेगा तूने क्या किया ताकि मैं भी वही कर दूं। चलिए, एक गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस का अपन ने एक्सेप्शन पढ़ लिया कि उसमें एनपीए क्लासिफिकेशन नहीं होगा, प्रोविजन नहीं बनेगा, हालांकि इनकम कैश बेसिस पे रिकॉर्ड होगी। सिमिलरली अगर आपने कोई इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, या फिर बैंक में ही आपका कोई एक एफडी है और उसी के अगेंस्ट में आपने लोन लिया है, तो बैंक में मैंने 10 लाख की एफडी करा दी। अब वो एफडी है 3 साल की, मुझे 2 लाख की जरूरत पड़ गई। आज मैं अगर ये पैसा मांगूंगा बैंक से या एफडी तोड़ूंगा तो ब्याज बहुत कम मिलेगा। तो मैंने बोला यार इसी एफडी को गिरवी रख के इसके अगेंस्ट में लोन दे दो। बैंक ने बोला वो चलेगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने 2 लाख का उसके अगेंस्ट लोन ले लिया। तो ये 2 लाख के लोन का रीपेमेंट नहीं भी होगा तो ये एनपीए नहीं होगा, क्योंकि बैंक इसमें एडिक्वेटली कवर्ड है। सिमिलरली इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये 3 गवर्नमेंट गारंटीड सिक्योरिटीज होती है। इनके अगेंस्ट अगर लोन दिया है तो लोन का अमाउंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, अगर जो आपके पास सिक्योरिटी है उससे कम है तो ये एनपीए नहीं होगा। यानी इसमें इनकम भी कैश बेसिस पे रिकॉर्ड होगी, प्रोविजन बनाने की, इनकम अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड होगी, प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं। एडवांस को दिया गया स्टाफ नॉर्मल एनपीए क्लासिफिकेशन के अंतर्गत जाएगा। एग्रीकल्चर एडवांसेस इंपॉर्टेंट। किसानों को आपने लोन दिया, तो किसान आया और किसान ने बोला बैंक बेटा हमें गेहूं बोना है, लोन देते? बैंक ने बोला हाँ काका कितना लोन चाहिए? बोला बेटा मेरा 10 बीघा जमीन है, कितना लोन मिले? बोला कि आपको 5 लाख का लोन मिले। दे दे बेटा 5 लाख लोन दे दे। बैंक ने 5 लाख का लोन दिया, गेहूं बोए किसान ने, और जैसे ही आपकी रबी खरीफ सीजन कंप्लीट हुई, फसल निकाली, उसे बेचा, तो इस बार बारिश बहुत सही नहीं हुई जिस कारण से खेती कम हुई और किसान 5 लाख के लोन में से 3 लाख ही पे कर पाया, ब्याज और बचा हुआ प्रिंसिपल नहीं दे पाया। बैंकर किसान के पास गया और बोला बाबा पैसे दो बचे हुए। बोला बेटा देख तो क्या सूखा पड़ा है बेका, कैसे पैसे देगा? उन्होंने बोला 90 दिन में नहीं दिए तो खाता एनपी हो जाएगा, एनपी हो गया तो आगे लोन वोन कुछ नहीं मिलेगी। बोला बेटा मैं 90 दिन में कैसे देगा तेरे को, जब तक अगला क्रॉप नहीं होगा मेरे पास पैसा नहीं आएगा। तो बैंक ने बोला हम नहीं जानते। बोले बेटा कोई तू नहीं जानेगा तो कौन जानेगा, हे आरबीआई तुम ही कुछ करो। तो आरबीआई ने बोला चलो ठीक है, एग्रीकल्चर एडवांसेस में 90 दिन का कंसेप्ट नहीं लगेगा, क्रॉप सीजन लगेगा। तो इन्होंने कहा क्रॉप सीजन का कंसेप्ट लगेगा। क्रॉप सीजन का मतलब क्या है? अगर आपका क्रॉप साल में एक ही बार होता है तो यू विल गेट 1 मोर क्रॉप सीजन ऑफ द सेम क्रॉप। आज आपने गेहूं के लिए अगर बोई करी है
और गेहूं का सीजन आपका लेट्स से जनवरी में कंप्लीट हुआ और फसल अच्छी नहीं आई, तो अगले साल जनवरी तक रुकेंगे, यानी कि अगला क्रॉप सीजन किसका, गेहूं का जब आएगा तब आपको, अगर ये पुराना वाला लोन तब तक पे नहीं हुआ तो खाता एनपीए होगा, फिर 90 दिन भी नहीं रुकेंगे। भले ही फिर जनवरी के बाद आप लेट्स से फरवरी में चावल की खेती कर रहे हो और उसका सीजन आपका सितंबर में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका लोन अलग है। आप यूँ समझ लीजिए, अगर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, यानी जिसका एक साल में एक से ज़्यादा बार फसल नहीं आती है, भले ही 6 महीने में आ जाए पर एक साल में एक बार से ज़्यादा है उस क्रॉप की नहीं आती है, तो उसके लिए वही क्रॉप का एक और सीज़न आपको मिलेगा। पर अगर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है तो फिर उस केस में इसका मतलब क्या होता है, जिसका साल में एक से ज़्यादा बार फसल कटती है, जैसे सोयाबीन हो गया, चिलीज हो गई, कई जगह पे साल में 2 बार भी आप बो सकते हो, तो फिर उस केस में आपको जो क्रॉप सीजन के लिए लोन लिया है उसके बाद उसी क्रॉप के 2 और सीजन तक आप रुकेंगे। तो जनवरी में लेट्स से मेरा क्रॉप सीजन चिलीज का खत्म हुआ, तो अगला क्रॉप सीजन फरवरी में शुरू होकर सितंबर में खत्म हो रहा है, तो जनवरी वाला लोन नहीं पे कर पाया तो फरवरी से सितंबर में पे कर दूं, फिर सितंबर में भी नहीं कर पाया तो ये एक ही क्रॉप सीजन हुआ, फिर मैंने अक्टूबर में बोया, जनवरी में अगला सेशन खत्म हुआ, तो नेक्स्ट ईयर जनवरी तक भी पे कर दिया तो भी चलेगा, नहीं तो फिर फरवरी में खाता एनपी हो जाएगा। यानी लॉजिक सिंपल सा है कि साल में 2 बार फसल हो रही है या एक से ज़्यादा बार हो रही है तो 2 सीजन देंगे, साल में उसकी एक ही फसल होती है तो फिर उसको एक और उसी क्रॉप का सीजन देंगे, 90 डेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई भी एग्रीकल्चर एडवांस है जो नेचुरल कैलामिटी के द्वारा क्रस्त हो गया, तो आपने लोन लिया था और उस जगह पे नेचुरल कैलामिटी आ गई है, कैसे आती है, सरकार इसको नोटिफाई करती है कि ये सूखाग्रस्त इलाका या बाढ़ग्रस्त इलाका माना गया है, तो फिर वहां पे लिए गए सारे लोन एनपीए क्लासिफाई नहीं होंगे। इन केसेस में आपकी टर्म्स भी रीशेड्यूल होंगी, और रीशेड्यूल टर्म्स फिर अगर आपने पे नहीं करी तो फिर खाता एनपीए होगा, फिर वापस से अगर नेचुरल कैलामिटी आ गई तो फिर वापस एनपीए नहीं होगा। तो सरकार अक्सर चुनावी समय में बहुत सारे सूखाग्रस्त इलाके घोषित कर देती है ताकि खाते एनपीए। ड्राइंग पावर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट हालांकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है रिसेंट पास्ट में, तो आप पढ़ सकते हो, अभी मैंने आपको बता दिया। तो ऑडिट ऑफ एडवांसेस अपन पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे पहले अभी अपन ने बैंक के प्रोविजंस पढ़े क्या होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसीजर्स कि हम ऑडिट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें किस चीज़ का एविडेंस चाहिए, जो भी अमाउंट बैलेंस शीट में एडवांस की तरह आउटस्टैंडिंग दिख रहा है, हमें देखना है क्या वो वाकई अमाउंट बैंक को ड्यू है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, बाय सीइंग द सपोर्टिंग लोन डॉक्यूमेंट्स, और देखेंगे कहीं कोई ऐसा एडवांस तो दिया नहीं है जो रिकॉर्डेड नहीं है। उसके आधार पे हम ये भी चेक करेंगे कि प्रॉपर वैल्यूएशन एडवांसेस का किया गया, एनपीए प्रोविजन वगैरह कुछ है तो डिस्क्लोजर्स प्रॉपर है और प्रोविजंस प्रॉपर बनाए गए। ऑल दिस इज समथिंग विच वी हैव टू चेक। तो ऑडिटर कैसे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस गैदर कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल कंट्रोल, क्योंकि इतने सारे एडवांस होंगे तो इंटरनल कंट्रोल चेक करना होंगे। तो हम जनरली पढ़ते हैं 315 में भी कि इंटरनल कंट्रोल विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग सिस्टम में क्या चेक करते हैं हम, रियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो, सपोर्टिंग ट्रांजैक्शंस क्या हैं, ऑपरेशंस हम वेरीफाई करेंगे, सिक्योरिटी देखेंगे, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है, अचीव हो पाएगा या नहीं, आरबीआई के नॉर्म्स का कंप्लायंस हुआ या नहीं, और एनालिटिकल प्रोसीजर्स। तो इंटरनल कंट्रोल आप ऐसे चेक करोगे, और इन सब के बाद में फाइनली फिर आपका व्हाट विल बी द बेसिस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड एडवांसेस। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इंटरनल कंट्रोल का इवैल्यूएशन, तो आपको ये वाले सारे पॉइंट्स लिखना है। आप बताओ, किसी को भी लोन देने से पहले क्या चेक करोगे कि बंदे की क्रेडिट वर्दिनेस है या नहीं। उसके बाद उसके सारे डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कराओगे, फिर एंड यूज ऑफ फंड्स आप फाइनल करोगे और उसको लेटर सैंक्शन करके दोगे। सैंक्शन लेटर में हमेशा ध्यान रखना कि सिक्योरिटी लेंगे अपन प्लस मार्जिन, यानी कि कुछ पैसा ओनर का भी लगाएंगे, 100% फाइनेंस नहीं देंगे। अगर प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स है तो रजिस्ट्री में भी मॉर्गेज इन फेवर ऑफ बैंक है तो वो आपको चेक करना पड़ेगा हुआ है या नहीं हुआ है। और अगर शेयर्स वगैरह हैं तो या तो उस पर फ्रीज किया जाता है या बैंक अपने नाम पे शेयर ले लेती है, ताकि बोरोवर शेयर गिरवी रख के लोन ले रहा है तो शेयर बेचना दे, क्योंकि लिक्विड एसेट होती है। गुड्स के केस में देख लें कि हमारे पोजीशन में ले रहे हैं क्या, जैसे कि गोल्ड ज्वेलरी वगैरह, तो फिर उसका डॉक्यूमेंटेशन कर लें। और सीसीओडी है तो ड्राइंग पावर हर महीने कैलकुलेट करें, यूजुअली मंथली होती है। देखिए खाता ड्राइंग पावर के अंदर है या नहीं है, और अगर इरेगुलर है तो क्या मैनेजमेंट में बताया जा रहा है ताकि उस पर एक्शन ले। ध्यान रखना ये सब इंटरनल कंट्रोल है विद रिस्पेक्ट टू एडवांसेस। इन सब के अलावा देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रीनेगोशिएशन। कई बार ऐसा होता है कि आप बैंक से लोन लेते हैं, रीपे नहीं कर पाते हो, तो आप बैंक के पास जाके बोलते हो कि यार इसे रीनेगोशिएट कर दो, इसकी टर्म्स थोड़ी सी चेंज कर दो। तो अगर आपने टर्म्स चेंज किए तो एक बेसिक चीज़ ध्यान रखना, अगर खाता अभी एनपीए था तो वो टर्म्स चेंज करने के बाद भी एनपीए रहेगा।
इनफैक्ट बैंक ऐसा कहती है कि नई टर्म्स और पुरानी टर्म में अगर आपको सेम पैसा नहीं मिल रहा है, टाइम वैल्यू बेसिस पे भी थोड़ा भी पैसे का आपको नुकसान हो रहा है, तो खाता अगर अभी तक परफॉर्मिंग था तो भी आप उसे नॉन परफॉर्मिंग कर दो, क्योंकि रीशेड्यूल हुआ और बैंक ने कोई भी डिस्काउंट दिया तो ये अच्छी बात नहीं। पूरा पैसा जो पहले मिल रहा था प्रेजेंट वैल्यू टर्म में अभी भी वो मिलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो फिर आपको खाते को एनपीए करना है। ऑलरेडी एनपीए तो एनपीए रहने दो, प्लस जो भी रीनेगोशिएशन की फीस वगैरह है उसे आप ओवर द पीरियड इनकम बुक कर लीजिए। तो ये ओवर अ पीरियड बुक किया जाएगा रीनेगोशिएटेड टर्म में, ना कि इमीडिएटली। टेस्ट चेक कर लेंगे इसमें क्या हमने सही किया है या नहीं। चलिए देन रेवेन्यू आइटम्स यानी कि पीएनएल के आइटम्स की बात करते हैं। तो पीएनएल आपका 29(1) में फॉर्म बी के अंतर्गत बनाया जाता है, थर्ड शेड्यूल के अंतर्गत। क्या क्या चीज़ें चेक करना है? सबसे पहले तो ऑडिटर की बेसिक कंसर्न क्या होगी कि रीजनेबल एश्योरेंस मिले कि जो इस पीरियड की इनकम और एक्सपेंस है वो इस पीरियड में रिकॉर्ड हो जाए, कुछ छूट ना जाए। हर वो इनकम 1% ऑफ टोटल इनकम या नेट इनकम जैसे भी रिकॉर्ड होती है उसको अक्रूवल बेसिस पे आप मैनेज करेंगे। अगर 1% या उससे ज़्यादा है तो उसमें कैश बेसिस लागू नहीं। बाकी आप मटीरियलिटी लेवल डिफाइन कर सकते हैं। कोई मटीरियल नहीं है तो उसकी अकाउंटिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं। अक्रूवल तभी यूज़ करें जब सर्टनिटी है पैसा मिलने की। अगर अनसर्टन है तो अक्रूवल बंद करते हैं और कैश बेसिस करें जैसे एनपीएस में करते हैं। बिल्स फॉर कलेक्शन, अगर आपने ऑलरेडी बिल की ड्यू डेट आ चुकी है और आप कलेक्ट करने के लिए ले जा रहे हो तो जो भी कमीशन है वो तभी इनकम बुक करना जब बिल एक्चुअल में कलेक्ट हो जाए। पर अगर आप बिल ड्यू डेट से पहले परचेज कर रहे हैं और कोई डिस्काउंट चार्ज कर रहे हो तो उसे इनकम आप ओवर द पीरियड बुक करना। तो लेट्स से बैलेंस शीट डेट से 1 महीने पहले कोई 2 महीने आगे का बिल मैंने डिस्काउंट किया जिसपे मैंने 200 रुपये का ब्याज लिया है तो 100 इस साल और 100 अगले साल बुक होगा। और अगर सिक्योरिटी के एडवांस दिया है तो फिर आप देख लीजिए कि आपके पास पर्याप्त मार्जिन है और अकॉर्डिंगली आप इनकम बुक। चलिए अब इसके बाद आ जाते हैं अपन दोस्तों किसके ऊपर, अकाउंटिंग फ्रॉम। तो ये हम बात कर रहे थे रेवेन्यू आइटम्स की। अभी रेवेन्यू आइटम्स में ही वी विल आल्सो कम ऑन रिवर्सल ऑफ इनकम। सबसे पहले अगर आपने कोई इनकम बुक करी है और अगर वो इनकम रिसीव नहीं हुई है, यानी अक्रूवल बेसिस पे बुक किया और रिसीव नहीं हुई, तो अगर खाता एनपीए हुआ तो इस इनकम को रिवर्स करना है, बताया था मैंने। तो किस केस पे? लीज्ड असेट के केस में भी ये लॉजिक लगेगा। लीज असेट भी एनपीए होते हैं क्योंकि लीजिंग भी, फाइनेंस लीज अगर आप कर रहे हो, बैंक कर रही है तो वो एक तरह का लेंडर है, फाइनेंस है। अगर बैंक अपना कोई फाइनेंस किसी दूसरी बैंक में ट्रांसफर कर रही है तो अगर वो खाता एनपीए तो एनपीए रहेगा जब तक दूसरी बैंक से पूरा पैसा ना आ जाए। सिर्फ अग्रीमेंट होने पे एनपीए को परफॉर्मिंग या इनकम बुक नहीं करेंगे, पैसा आने पे ही करेंगे। खाता कोई एनपीए हो गया है तो फिर उसका अक्रूड इंटरेस्ट जो रिसीव नहीं हुआ है वो रिवर्स करेंगे। ये गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस पे भी लगेगा, ध्यान रखना। उसको एनपीए दिखाते नहीं है पर इनकम रिकॉग्निशन सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस भी एनपीए हो गया तो कैश बेसिस पे होती है। इनकम में सिर्फ ऐसा नहीं है ब्याज, कोई भी इनकम आपने चार्ज की है सब रिवर्स होगी। और आप एज एन ऑडिटर चेक कर लीजिए कि कोई बड़े रिवर्सल्स हुए हैं तो कुछ गड़बड़ तो नहीं है। इसके बाद में बैंक ने अगर कोई गलत इनकम बुक कर ली है तो भी उसे रिवर्स करना पड़ सकता है बाय मिस्टेक। फिर उसके बाद एनपीए खाते में पैसे की रिकवरी आएगी तो क्या होगा? यानी खाता एनपीए था, माल्या जी को लोन दिया, नीरव मोदी को दिया, आप पैसे डूब रहे थे पर अब कुछ आ गए तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे तो बैंक और बोरोवर का अग्रीमेंट देखेंगे कि यार ये पैसा किसके लिए आया है। डिफाइंड नहीं है तो फिर आपकी पॉलिसी बनाओ एज पर AS9 की पहले प्रिंसिपल रिपेमेंट मानेंगे या पहले ब्याज। नॉर्मली सभी बैंक मानती है कि ब्याज पहले रिकवर हुआ है, तो इस तरह से आप उसको क्या मान सकते हो कि ये आपका ब्याज है। बस ये ध्यान रखना कि ये जो पैसा आया है ये जेन्युइन सोर्स से आया है, ऐसा नहीं बैंक ने कोई नया लोन सैंक्शन करके पुराने लोन में पैसे जमा करा दिए, फिर आप उसे रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल माने। इंटरेस्ट इनकम आप नॉर्मली अक्रूवल बेसिस पे बुक करेंगे, एक्सेप्ट जेवी सब्सिडीज है तो कंसोलिडेशन होगा। पीआरएल में जब भी कोई सेल होगा इन्वेस्टमेंट का तो प्रॉफिट हो या लॉस पीआरएल में जाएगा, प्रॉफिट भी पीआरएल में, कैपिटल रिजर्व में नहीं। और पीरियोडिक इंटरवल्स पे आप इन्वेस्टमेंट को मेजर करते हैं, आरबीआई के अलग से नॉर्म्स होते हैं, जिसमें कोई प्रॉफिट होता है तो रिजर्व या लॉस होता है तो पीआरएल में डेबिट। ये आप देख सकते हो कि आपको क्या क्या चेक करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू इनकम इन टर्म्स ऑफ आपके ऑडिट अप्रोच और प्रोसीजर्स क्या होंगे। तो पहले तो आप रेशियो एनालिसिस कर लो कि भैया जो इंटरेस्ट पे किया है वो सही लग रहा है या नहीं। इतने डिपॉजिट है तो एवरेज 6% ब्याज देते हैं तो इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर अलग अलग टाइप ऑफ डिपॉजिट पे, तो ये डिपॉजिट मतलब लोगों ने जो पैसे जमा किए आपके यहाँ उस पर आप ब्याज दे रहे हो, तो ये खर्चे की बात हो रही है। एवरेज आप एनालिटिकल प्रोसीजर में चेक कर सकते हो, जनरल लेजर में ब्याज बुक हुआ है या नहीं, मंथ ऑन मंथ कॉस्ट एनालिसिस, तो अलग अलग तरह के आप एनालिसिस कर सकते हो, कंपटीशन कर सकते हो। पर सिर्फ एनालिसिस से काम नहीं होगा, कुछ टेस्ट चेक भी करना।
इस साल में कितने डिपॉजिट थे जो ईयर एंड पे आउटस्टैंडिंग थे, क्या उस पर पूरे पे ब्याज लगा है या नहीं लगा है, साल का आरबीआई के कुछ नॉर्म्स है तो फॉलो हुए या नहीं। सेविंग बैंक के आरबीआई के नॉर्म्स होते हैं कि आप उसमें ब्याज क्वार्टरली या हाफ ईयरली दे सकते हो, तो वैसे दिया है, मंथली दिया है। इंटर ब्रांच अकाउंट्स कुछ हैं विद इन द ब्रांच, तो उसका सेटअप क्या हुआ। ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी कि आपके सैलरी के, स्टाफ के खर्चे, ऑपरेशंस के खर्चे, तो नॉर्मली जैसे कोई भी कंपनी में आप करोगे, पहले इंटरनल कंट्रोल ट्रेंड चेक कर लो, मेजर हेड्स पता कर लो, उन पे एनालिटिकल प्रोसीजर्स या फिर टेस्ट ऑफ डिटेल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से वेरीफाई। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, बैंक ऑडिट में आप प्रोविजंस और कंटिजेंसीज कैसे वेरीफाई करेंगे, इंपॉर्टेंट है। आप सबसे पहले इंश्योर करना कि अलग अलग रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के अनुसार बैंक कैसे प्रोविजंस क्रिएट कर रही है, खास तौर पे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ऑन लोन्स गिवन, तो स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड लोन देखें, और दूसरा आपका एक टैक्स प्रोविजन होगा। ये दो मेजर प्रोविजन। कोई प्रायर पीरियड आइटम अगर है तो अलग से शेड्यूल 3 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बताया नहीं है प्रायर पीरियड को कैसे इशू करना है, बट एएस के अंतर्गत हम उसे पीएनएल में अलग से बता दें। तो ये कुछ डिस्क्लोजर्स हैं जो आपको, इनफैक्ट चीज़ें हैं जो आपको इनकम एक्सपेंस से रिलेटेड चेक करना होगी इन केस ऑफ बैंक ऑडिट। ये आपका मस्त क्या कवर हो जाता है बैंक ऑडिट। रिविजन कैसे देखना है, बढ़िया, आपने एक बार सुन लिया, आप इससे पढ़ लीजिए। जब भी आप रिवाइज करेंगे, एग्जाम से पहले भी कर रहे हैं, अगर आपको लगता है इसमें कोई भी एरियाज में कहीं पर भी कुछ इश्यूज लग रहे हैं आपको, तो आप उतना पोर्शन का रिविजन सुन सकते हो, कहीं डाउट आ रहा है तो सुन के कर सकते हैं। हालांकि उद्देश्य रिवीजन का चीज़ें सिखाना नहीं है, एक बार क्विकली सुना देना है ताकि आपके दिमाग में सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, ताकि फिर आप पढ़ो तो आप आसानी से चीज़ों को याद रख सको। थैंक यू।